हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ LNMU यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी BA BSc BCom पार्ट 1 आरबी हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा नागार्जुन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागार्जुन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, वही सब आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस कवि का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। किस कवि का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो नागार्जुन का नाम, नागार्जुन का असली नाम जो था ना वो वैद्यनाथ मिश्र था। और ये क्वेश्चन जो है ना पिछले साल यानी कि 2022 में भी पूछा गया था। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा नागार्जुन का असली नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहां पे नहीं, कब हुआ था, कहां पे हुआ था, तो दरभंगा में हुआ था। लेकिन नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन किस काव्य धारा से संबंधित थे। नागार्जुन जो थे ये किस काव्य धारा से संबंधित थे, किस काव्य धारा से संबंधित थे, तो प्रगतिवाद से। नागार्जुन जो थे ये प्रगतिवाद से संबंधित थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है वे और तुम शीर्षक कविता के कवि कौन है। वे और तुम शीर्षक जो कविता है इसके कवि कौन है, तो नागार्जुन है। वे और तुम इस कविता के शीर्षक, ये शीर्षक है, ठीक है ना, कविता है और इस कविता का शीर्षक का नाम है वे और तुम, और इसके कवि का नाम बताना है। इसके कवि का नाम क्या है, तो नागार्जुन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वे और तुम कविता में संबोधन किसके लिए आया है। वे और तुम ये एक कविता है, ठीक है, इसमें संबोधन किसके लिए आया है ये आपको बताना है। संबोधन किसके लिए आया है, तो श्रमिक के लिए आया है। ठीक है, संबोधन किसके लिए आया है, तो श्रमिक के लिए। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन खड़ी बोली के अतिरिक्त और किस भाषा में कविताएं लिखते रहे हैं। नागार्जुन जो है ना खड़ी बोली के अतिरिक्त मतलब अलावा, नागार्जुन खड़ी बोली के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते रहे, किस भाषा में कविताएं लिखते रहे ये आपको बताना है। तो मैथिली भाषा में नागार्जुन जो है खड़ी बोली के अलावा मैथिली भाषा में कविता लिखते रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नागार्जुन कैसे कवि है। नागार्जुन जो है ना ये कैसे कवि है। ठीक है, तो नागार्जुन जो है प्रगतिवादी कवि है, प्रयोगवादी कवि है, जनवादी कवि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी तरह के कवि नागार्जुन है। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, जनवादी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ये सभी तरह के कवि नागार्जुन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। नागार्जुन का ना जन्म कहाँ पे हुआ था, तो नागार्जुन का जन्म हुआ था दरभंगा में। दरभंगा में कहाँ पे हुआ था, तो तरौनी में हुआ था। नागार्जुन का जन्म हुआ था तरौनी के दरभंगा में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कहाँ है, LNMU, तो दरभंगा में है। और नागार्जुन का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो दरभंगा में। इस तरह से भी आप लोग याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन, एक और बात, एक साल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था पता है, कि नागार्जुन का जन्म दरभंगा में कहां पे हुआ था, मतलब कि दरभंगा में कहां पे हुआ था, तो तरौनी में हुआ था। नागार्जुन का जन्म दरभंगा में कहां पे हुआ था, तो तरौनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन घर छोड़कर कब निकल गए थे। मतलब नागार्जुन जो थे ना वो मतलब बचपन में, मतलब 15 से 16 साल की उम्र में घर छोड़कर निकल गए थे। लेकिन किस वर्ष निकले थे, जो वो निकले थे वो कौन सा वर्ष था, तो नागार्जुन घर छोड़कर कब निकले थे, तो नागार्जुन घर छोड़कर 1934 में निकले थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, नागार्जुन घर छोड़कर 1934 में निकल गए थे। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन यात्री नाम से किस भाषा में रचना करते थे। नागार्जुन जो थे ना ये यात्री किस नाम से, तो यात्री नाम से किस भाषा में रचना करते थे, तो हिंदी और मैथिली दोनों भाषा में यात्री नाम से नागार्जुन रचना करते थे। ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है मैथिली में नागार्जुन की पहली रचना कौन सी छपी थी। मैथिली भाषा में ना नागार्जुन की पहली मतलब सबसे पहली रचना कौन सी छपी थी, तो राम के प्रति रचना जो थी ये नागार्जुन की पहली रचना थी, जो कि मैथिली भाषा में छपी थी। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्वबंध, क्या तो विश्वबंध साप्ताहिक में प्रथमतः नागार्जुन की कौन सी रचना छपी थी। देखिए विश्वबंध ना एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है ना, साप्ताहिक पत्रिका मतलब सप्ताह में एक बार निकलती थी, उसका नाम क्या था, तो विश्वबंध था। ठीक है, उसमें ना नागार्जुन की कौन सी रचना छपी थी, तो राम के प्रति जो रचना थी नागार्जुन की वही छपी थी किसमें, तो वो छपी थी विश्वबंध साप्ताहिक पत्रिका में। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि राम के प्रति नागार्जुन की जो रचना है ये किस साप्ताहिक पत्रिका में छपी थी, तो विश्वबंध में छपी थी। देख लीजिए क्वेश्चन में ही है विश्वबंध, इसमें छपी थी नागार्जुन की प्रथम मैथिली में लिखी हुई क्या छपी थी, तो कृति छपी थी। ठीक है ना, रचना छपी थी। ठीक है, और उस रचना का नाम क्या था, तो राम के प्रति। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आपको याद रखना है कि नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी, किस ईस्वी में प्रकाशित हुई थी नागार्जुन की पहली हिंदी रचना, वो प्रकाशित हुई थी 1935 में। नागार्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी, तो 1935 में। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन की प्रगतिवादी रचनाएं किस वाद से प्रभावित है। नागार्जुन की जो प्रगतिवादी रचना है वह किस वाद से प्रभावित है, किस वाद से प्रभावित है, तो मार्क्सवाद से प्रभावित है। नागार्जुन की प्रगतिवादी रचना जो है ये मार्क्सवाद से प्रभावित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि जैसे कि नागार्जुन को ना साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, इनको मिला था सिंदूर तिलक तिभाल के लिए। देखिए ऑप्शन में होगा ना, ये देख लीजिए, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था किसके लिए मिला था, तो सिंदूर के लिए मिला था। ठीक है ना, समझ गए, सिंदूर के लिए मिला था। क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि नागार्जुन के लिए नागार्जुन को सिंदूर के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो नागार्जुन को सिंदूर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसमें क्वेश्चन क्या करें कि नागार्जुन को सिंदूर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ, किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था, तो सिंदूर के लिए प्राप्त हुआ था। समझ गए ना। चलिए अब देखिए, अब क्या है कि ये तो समझ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी था आपको बता दिया नागार्जुन से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं नागार्जुन की काव्य कृति के बारे में, ये सब भी आपसे पूछ सकता है। जैसे कि युगधारा नागार्जुन की काव्य कृति है जो कब लिखी गई थी, तो 1953 में। क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा नागार्जुन जो कि 1953 में लिखे थे वो कौन सा है, यानी कि 4 ऑप्शन रहेगा, युगधारा, 3 और कोई ऑप्शन रहेगा, तो उसी में से बताना रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बता देते हैं कौन सी कृति है। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बताते हैं नागार्जुन की काव्य कृति कौन है। पहला तो युगधारा जो कि कब लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी या फिर लिखी गई थी, तो 1953 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है शतरंगे पंखों वाली, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1959 में, शतरंगे पंखों वाली। नेक्स्ट है प्यासी पथराई आंखें, ये भी नागार्जुन ने लिखा है, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1962 में। अगला है तालाब की मछलियां, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1974 में। चंदना, ये कब, तो 1976 में प्रकाशित हुई थी। तुमने कहा था, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1980 में। ये सब क्या है, तो नागार्जुन ने लिखा है। ठीक है ना, काव्य कृति वही सब है। ठीक है ना, और डेट दिया हुआ है कि कब कब प्रकाशित हुई थी। अगला है खिचड़ी विलप देखा हमने, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1980 में। नेक्स्ट है हजार हजार बाहों वाली, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1981 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है पुरानी ज्योतियों का कोरस, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1983 में। नेक्स्ट है रत्न गर्भ, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1984 में। और अगला है भस्माकुर ये कंड काव्य, ठीक है, ये भी लिखा है किसने, तो नागार्जुन ने। ये सब क्या है, तो नागार्जुन के द्वारा लिखी हुई काव्य कृति है। अब आप कहिएगा कि इतना तो हमसे याद होगा नहीं, ये भी डेट के साथ इतना तो हमसे याद होगा नहीं, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, या तो कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में आप लिख ही लीजिएगा। ठीक है ना, 5 मिनट लगेगा, कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, रोज आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, रोज जब भी आपको फुर्सत मिले 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लिखने में लगेगा, रोज आपको ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लगेगा पढ़ने में। इसको एक बार बस पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में क्या होगा, कोई लिखना तो नहीं है कि नागार्जुन की यशोधरा इतना 1953 में लिखी गई थी, ये तो लिखना नहीं है, बस आपको ऑप्शन में लगाना है कि क्वेश्चन ऐसे रहेगा नागार्जुन की यशोधरा ना युगधारा ये कब लिखी गई थी, तो 1953 में लिखी गई थी। जो ऑप्शन में रहेगा 1951, 52, 53, 54, इस समय से आपको लगाना होगा कि कब प्रकाशित हुई थी या फिर कब लिखी गई थी। ठीक है ना, ये ऐसे ऑप्शन लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग एक बार लिखे कॉपी में लिख लेंगे और रोज एक बार पढ़िएगा तो अपने आप आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये पढ़े थे, युगधारा जो था नागार्जुन लिखे थे और ये 1953 में प्रकाशित हुई थी। ऐसे करके आपको याद आ जाएगा। अगर अभी याद करते भूल जाते, लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन जैसे ही आपके सामने आएगा, आप कॉपी में लिखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे नागार्जुन के बारे में। और मैंने दिनकर जी, धर्मवीर भारती, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, इन सब के बारे में भी बता दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। आप लोग चाहें तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।